स्टूडेंट्स, हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं और वैदिक सभ्यता में आप अब तक आर्य शब्द का अर्थ, वैदिक सभ्यता, इसके दो भाग ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, साथ में आर्यों का मूल निवास स्थान, इनका भौतिक विस्तार, ये पढ़ चुके हो। आपको कितना याद है? मैं 2-3 प्रश्न पूछ लेता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, आर्य का अर्थ बताओ। श्रेष्ठ, उच्च कुल। दूसरा प्रश्न बताओ, वैदिक सभ्यता कब से कब थी? 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न बताओ, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया किसने बताया? मैक्स मुलर ने। तीसरा प्रश्न बताओ, उत्तरी ध्रुव निवास स्थान किसने बताया? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न बताओ, बागोजकोई अभिलेख कब का है? 1400 ईस्वी पूर्व। बागोजकोई अभिलेख के देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ईरानी आर्यों का ग्रंथ वेस्ता। अगला बताओ, सप्तछेंदो प्रदेश की पुरुषनी नदी कौन सी थी? रावी। अगला प्रश्न बताओ, आर्यों ने सरस्वती और दृश्वती का क्षेत्र जो बहुत पवित्र मानते थे और जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है, किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावत। ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी बताओ? सिंधु नदी। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी बताओ? सरस्वती नदी। अगला प्रश्न बताओ, सोमरस हिमालय की किस चोटी से प्राप्त किया जाता था? मुंजवत। अगला प्रश्न बताओ, सामवेद में मूल सूक्त कितने हैं? 75। एक प्रश्न बताओ, अपुरुष से किसे कहा गया है? वेदों को। श्रुति किसे कहा गया है? वेदों को। चलिए, पीछे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं, आपने याद भी कर लिए हैं, उनको और दोहरा लोगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं आर्यों का सामाजिक जीवन। आर्यों का सामाजिक जीवन या ऋग्वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन। देखो, विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, पर एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो हर समय आपको याद रहने चाहिए। एक प्रश्न बताओ, राजनीतिक संगठन में हमने लिया था या राजनीतिक व्यवस्था में, ये बताओ जनकाधिकारी कौन था? खूब महत्वपूर्ण था, वहाँ हमने 4 बार लगाया था। जनकाधिकारी कौन था? गो। बिल्कुल ठीक है। चलो, राजा पर नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता था? सभा व समिति। और राजा का निर्वाचन कौन सी करती थी? समिति करती थी। धार्मिक संस्था कौन सी थी? विद्वत। एक प्रश्न बताओ, किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की दुहिताएं कहा गया है? अथर्ववेद में। तो आप सबको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में देखो किस पे चर्चा करते हैं? सबसे पहले तो चर्चा होती है सामाजिक जीवन में वहाँ की वर्ण व्यवस्था पर। सबसे पहले पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक, फिर वर्ण व्यवस्था, फिर उनका रहन सहन, खान पीन, अर्थव्यवस्था, उनकी शिक्षा, ये सामाजिक जीवन में लेते हैं। हम वर्तमान में हमारा जो सामाजिक जीवन है वो ऋग्वैदिक सभ्यता से बहुत अधिक प्रभावित था। तो ऋग्वैदिक समाज का जो जीवन था वो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। याद कर लेंगे, राजनीतिक व्यवस्था में भी लिखा था सामाजिक जीवन में सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी, या इसे कुल भी बोलते थे। एक ये पितृसत्तात्मक परिवार था। इम्पोर्टेंट है, याद भी रहता है। पितृसत्तात्मक
हम अंतर पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में। एक ये महत्वपूर्ण अंतर है। वैदिक सभ्यता थी वो पितृसत्तात्मक थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता वो थी मात्र सत्तात्मक। आगे देखो, एक खूब इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, वर्ण निष्ठा का आधार क्या था? कर्म था। वर्ण निष्ठा का आधार क्या था? कर्म था। इसमें कुछ ही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना। उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्ण निष्ठा का आधार क्या था? कर्म। और ये सबको याद भी रहता है पितृसत्तात्मक, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ण निष्ठा का आधार क्या था? कर्म। अच्छा, एक बात यहाँ मैं और बता देता हूँ, जिस पर उत्तर वैदिक काल में चर्चा करेंगे, खूब इंपॉर्टेंट होगा। ऋग्वैदिक काल में वर्ण निष्ठा का आधार था कर्म, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? जन्म। वर्ण निष्ठा का आधार क्या हो गया? जन्म। खूब इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण आज का जो क्वेश्चन है। वर्ण निष्ठा का आधार है कर्म, और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? जन्म से। ऋग्वेद में तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था वही वर्ण होता था। जैसे किसी के पिता हैं, वो चिकित्सा का कार्य करते थे, माता गृहिणी थी, खुद पढ़ाने वाला था, तो उन सब का अलग अलग वर्ण होता था उनके कर्म के आधार पर। पर उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? जन्म। ब्राह्मण परिवार में जन्मा है, ब्राह्मण क्षत्रिय परिवार में जन्मा है, क्षत्रिय वैश्य परिवार में जन्मा है, वैश्य। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी खूब चर्चा कर चुके हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख है। सबसे पहले चारों वर्णों का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार था। इसके बाद में आने वाले ग्रंथों में खूब डिटेल से है। देखो, एक ऋग्वेद में जायदस्तम पत्नी को कहा गया है, और इसका क्या है? पत्नी ही घर है, पत्नी ही घर है। इसका महत्व ऋग्वेद में पत्नी को खूब अधिक महत्व दिया जाता था। एक महिलाओं की स्थिति को जो लेकर के है, वो स्त्रियों की स्थिति सम्माननीय थी, ऋग्वेद में सम्माननीय थी। पति के साथ यज्ञ कर्मों में भाग लेती थी। यदि सबसे अधिक सम्माननीय स्थिति थी महिलाओं की तो ऋग्वेद में थी। पति की अर्धांगिनी होती थी, यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, शिक्षा ग्रहण करती थी, एक लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था। इम्पोर्टेंट है, लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था। यहाँ पुनः एक बात पे चर्चा करेंगे, उत्तर वैदिक काल में लड़कियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया था। ऋग्वैदिक काल के बजाय उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है। उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे, पर ये उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया था। बाल विवाह व बहुविवाह का प्रचलन नहीं था। विवाह की आयु 16-17 वर्ष होती थी। विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह एवं पुनर्विवाह होता था। दहेज प्रथा थी। अब यहाँ एक प्रश्न सुनो, इन पे किस तरह से प्रश्न आता है सुनो। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? सुनो, सबसे पहला, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। दूसरा, स्त्रियों की स्थिति सम्माननीय थी। तीसरा, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह एवं पुनर्विवाह होता था। चौथा ऑप्शन, दहेज प्रथा नहीं थी। तो यही ऑप्शन गलत हो गया। तो इनको छोटी छोटी चीजों को भी याद करना है, एग्जाम में पूछते हैं और फिर बड़ा जोर आता है ऐसे प्रश्नों को हल करने में। तो इस सारे पॉइंट याद करोगे, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, पुनर्विवाह होता था, दहेज प्रथा थी।
स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, यज्ञ में भाग लेती थी, अर्धांगिनी थी, जायज स्तंभ पत्नी ही घर है, विवाह की आयु 16-17 वर्ष थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। पर 2 मामलों में महिलाओं को अधिकार नहीं थे। कौन कौन से थे? पहला, राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था राजनीति में, और दूसरा, संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं थे। इन 2 मामलों में महिलाओं को अधिकार नहीं थे, राजनीति में भाग लेने का और संपत्ति संबंधी अधिकार। इसमें कुछ छूट थी। यदि पुत्र नहीं है तो पिता की संपत्ति में पुत्री का हिस्सा होता था, या जो पुत्री पिता के घर ही रहती थी उस पुत्री को भी पिता की संपत्ति में हिस्सा होता था। पर ये 2 अधिकार नहीं थे, राजनीति में भाग लेने का अधिकार और संपत्ति संबंधी अधिकार। ये विशेष केस में था जिनकी हमने चर्चा की। एक तो घर पर रहने वाली, पिता के घर पर रहने वाली, और एक पुत्र नहीं हो उस स्थिति में। अब देखो, मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? चावल। चावल को क्या बोलते हैं? धान, जौ, ये था चावल व जौ। जबकि हड़प्पा सभ्यता में गेहूं था मुख्य, यहाँ क्या था? चावल। एक ऋग्वैदिक सभ्यता में सोमरस का बहुत पान किया जाता था, सोमरस पिया जाता था, मन को प्रसन्न करने वाला था सोमरस। आपने पढ़ा था सोमरस हिमालय की मुंजवत पर्वत से नीचे गाया जाता था। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति की गई है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, अघन्या। ऋग्वेद में अघन्या किसे कहा गया है? गाय को कहा गया है। क्यों कहा गया है? न मारने योग्य। अघन्या का अर्थ है न मारने योग्य, और ये शब्द किसके लिए आया है? गाय का। अब मनोरंजन के साधन देखो, मनोरंजन के क्या है? संगीत सबसे महत्वपूर्ण था, संगीत। फिर रथ दौड़, घुड़दौड़, धोल कीड़ा, जुआ, आखेट, शिकार। शिक्षा से संबंधित एक शब्द आता है गृहस्वामी। गृहस्वामी कौन से विद्यार्थी कहलाते थे? जो विद्यार्थी घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे वो कहलाते थे गृहस्वामी। जो विद्यार्थी घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, गृहस्वामी। अंतेवासी कौन से विद्यार्थी कहलाते थे? गुरुकुल में रहकर जो शिक्षा प्राप्त करते थे, गुरुकुल में। एक इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी कौन थी? आजीवन कुंवारी रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाली नारी। आजीवन कुंवारी रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाली नारी क्या कहलाती थी? ब्रह्मवादिनी। सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक है सद्योहा, विवाह होने तक शिक्षा ग्रहण करने वाली कन्या। ये था हमारा सामाजिक जीवन। इसमें और भी बहुत सी बातें आप पढ़ोगे, जैसे हमने मुख्य भोजन लिया है चावल व जौ, इसके अलावा घी, दूध, दालें, है ना, सब्जियां, ये सब आते थे। बाकी आप किसी भी किताब से इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे, एग्जाम में इन्हीं में से प्रश्न आएगा। एक बार पुनः सुन लो, इसमें कौन कौन से प्रश्न बने हैं। सामाजिक जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। परिवार कैसे थे? पितृसत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता में कैसे थे? मातृ सत्तात्मक। वर्ण निष्ठा का आधार क्या था? वो भी इंपॉर्टेंट है, कर्म। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? जन्म। सब पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में। महिलाओं की स्थिति सम्माननीय थी। एक अच्छा प्रश्न है, उपनयन संस्कार का अधिकार था, और उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं रहा। विवाह की आयु क्या थी? 16-17 वर्ष। कौन से 2 अधिकार प्राप्त नहीं थे? राजनीति में भाग लेने का और संपत्ति संबंधी अधिकार।
मुख्य भोजन क्या था? चावल व जौ। सोम की स्तुति कौन से में है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। धन्य किसे कहा गया है? गा को। मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? संगीत। फिर रथ दौड़, घुड़दौड़। एक ये ब्रह्मवादिनी कौन थी? ब्रह्मवादिनी आजीवन कुंवारी रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाली स्त्रियां ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। यह हो गया हमारा सामाजिक जीवन। स्क्रीनशॉट ले लेंगे।